ये कैसा लोकतंत्र है जहां पर अभिव्यक्ति की ही आजादी नहीं है। अगर आप अपने विचारों को साझा करते हैं अपने चाहने वालों से, फॉलोवर्स से, तो क्या मुकदमे लग जाएंगे आप पर? क्या आपको आकर पुलिस उठाकर ले जाएगी? ये तो सरासर हुआ गुंडा राज, और यही चल रहा है राजस्थान में। भरतपुर में अरविंद फौजदार के साथ जो भी हुआ है उसको लेकर पूरे के पूरे भरतपुर ही नहीं राजस्थान में रोष व्याप्त हो रहा है। और जिस तरीके से इनके साथ कार्यवाही को अंजाम देने की कोशिश की गई, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ गई, उसको लेकर अब जाटों में आक्रोश उबल पड़ा है। और ये सरासर भजनलाल सरकार के लिए एक बहुत ही ज्यादा बुरा अलार्म बज चुका है। अब इसके अंजाम क्या भुगतने होंगे, किस तरीके से ये सब चीजें हुई, हम सब चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अरविंद फौजदार जो अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर खड़े हुए हैं, अपने दम पर खड़े हुए हैं, उन्होंने सीएम के बेटे के खिलाफ दो शब्द क्या बोल दिए, वही दो शब्द इंदिरा मीणा ने भी बोले थे जो कांग्रेस की विधायक है। तो इनका साफ साफ यही कहना है कि उनको तो नहीं उठाया गया उनके घर से, फिर हम पर इतना जोर आजमाइश क्यों? एक सवाल ही तो पूछा गया था। आप सुनिए खुद उनकी जबानी। और इन सब चीजों को साथ मिल गया है एक बेहद ही कद्दावर और किसान नेता नेम सिंह फौजदार का। आप ये सभी वीडियोस देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा था कि अभी राजस्थान में चल रहे राइजिंग राजस्थान में एक ऐसी कंपनी का भी 25,000 करोड़ का एमओयू हुआ है जिसकी पिछले साल की नेटवर्थ सिर्फ 1 लाख रुपए थी। मैंने कहा कि लोग बोल रहे हैं, जनता पूछ रही है कि ये सब सीएम साहब के लाडले के लिए हो रहा है क्या, विद क्वेश्चन मार्क। आप जैसे मीडिया के साथ सवाल करके हमने सवाल किया कि ये सीएम के लाडले के लिए हो रहा है क्या। ये कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं कही मैंने। उसके बाद में इन्होंने मेरे को बीजेपी की जो आईटी सेल थी, इन्होंने मेरे को कहा कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं, अशोभनीय है, निंदनीय है, या तो आप ट्वीट डिलीट करो या फिर आपके खिलाफ में पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने मेरे को 24 घंटे का टाइम दिया था कि आप या तो ट्वीट डिलीट करो, अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने ट्वीट डिलीट करने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास अखबार का आर्टिकल था कि कंपनी की औकात 1 लाख और एमओयू 25,000 करोड़ का, कंपनी में ब्यूरोक्रेट के पर्जन हिस्सेदार। मैंने लिखा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में जमीन लुट जाएगी फिर करेगा कब। मैंने एक ही बात कही थी कि अगर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने से राजस्थान की जनता के मन में जो अविश्वास है, अगर ये दूर होता है तो आप राजस्थान के हर थाने में एफआईआर करा दो। अपने मुख्यमंत्री जी को बोलो जनता के आरोपों का जवाब दो, जनता सवाल पूछ रही है। सेम ये जो बात मैंने कही थी कि सीएम के बेटे के लिए एमओयू हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले आप सबने देखा होगा विधानसभा के अंदर इंदिरा मीणा जी जो विधायक हैं, उन्होंने सेम बात बोली कि 25,000 करोड़ का एमओयू 1 लाख कंपनी की वो थी और उसको कर दिया। सेम बात टीकाराम जूली जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आरोप लगाए सीएम के बेटे पर लगाए, सीएम पर लगाए कि भरतपुर में कौन कौन सी जो कंपनी है, कौन कौन सी होटल्स हैं कि जो पहले से बन चुकी हैं और उनका भी एमओयू किया जा रहा है। अब इसमें मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, ये 2 ट्वीट आपको दिखाए। आप पूछो जनता से कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। माफी नहीं मांगी मैंने ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो 24 घंटे होने से पहले भरतपुर पुलिस, मैं दिल्ली एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी मेडिकल कॉलेज में, भरतपुर पुलिस मेरे को मेडिकल कॉलेज से गिरफ्तार करके बिना किसी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए रात के 7 बजे भरतपुर पुलिस दिल्ली पहुंचती है। मेरे को बाहर बुलाया जाता है कि आपसे पूछताछ करनी है कुछ, मैं बाहर जाता हूं और मेरे बिना किसी परिवारजन को सूचित किए, ना किसी को यह बताया कि अरविंद को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ना मेरे किसी घर वाले को सूचित किया, और मेरे को वहां से सीधे इन्होंने अरेस्ट कर लिया। मैंने इनसे कहा कि अभी मोदी जी ने अभी बोला था ना कि आप अरेस्ट नहीं कर सकते बिना किसी परिवारजन को सूचित किए, वो कुछ नया आर्टिकल उसमें, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे, अरेस्ट तो हम आपको भरतपुर जाके करेंगे, अभी तो हमने आपको डिटेंड किया है अपनी भाषा में। इन्होंने मेरे को वहां से दिल्ली से उठाया। दिल्ली की जो लोकल पुलिस थी, दिल्ली कैंट जो थाना लगता है, नारायणा जो थाना लगता है, वहां पर भी इन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। एक तरह से कहें तो ये मेरे को किडनैप करके वहां से लाए। रात के 7 बजे मेरे को वहां से उठा के लाए और रात के 12 बजे इन्होंने मेरी यहाँ मथुरा गेट थाने में गिरफ्तारी दिखाई। अगर मेरे साथ वहां कुछ भी हो जाता रात में तो कौन जिम्मेदार था? दुनिया भर की घटनाएं देखते हैं कि किसी को भी उठा के लाया और रास्ते में एनकाउंटर हो गया। किसी को क्या पता कि मैं चोर था, अपराधी था, आतंकवादी था। आपने पोस्ट कब की और गिरफ्तार कब हुआ? ये पोस्ट किया था जी मैंने, ये किया था मैंने 13-14 तारीख के आसपास। गिरफ्तारी कब हुई? गिरफ्तारी हो गई थी मेरी 16 दिसंबर की रात में।
FIR कराई गई थी या किसी की? हाँ, FIR कराई गई थी। हाँ जी। अब ये जो मैटर था पूरा यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आपने देखा इन्होंने मेरे को माफी मांगने की कहा था, मैंने माफी मांगने से मना कर दी। उसके बाद में एक भूमिका तैयार करते हैं एक दिन। उसके बाद में मेन तो FIR में लिखा इन्होंने कि CM के बेटे पर अनर्गल आरोप और मेरे को डिफेम करने के लिए कि एक डॉक्टर है, प्रोफेशनल पर्सन है, तो इस पर एक जातिवाद का टैग लगा दो, ये अपने आप डिफेम हो जाएगा। मेरे पे FIR करवाई गई कि अरविंद फौजदार के ट्वीट से ब्राह्मण समाज की भावना आहत हुई है और मुख्यमंत्री पर अनर्गल टिप्पणी। एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ मैं, आप सभी सम्मानजनक साथी हैं यहाँ मीडिया के, आज तक ऐसा हुआ है इतिहास में कि भावना आहत हो रही है किसी समाज की और FIR करा रहा है अपना? अगर मेरे किसी ट्वीट से किसी समाज की भावना आहत होती, किसने करवाई थी? मेरे खिलाफ FIR करा था लाखन जाट कि अरविंद के खिलाफ, अरविंद के ट्वीट से ब्राह्मण समाज की भावना आहत हो रही है। अगर मेरी ट्वीट से किसी की भावना आहत होती तो आज तक आपने भी देखा, हमने भी देखा है कि जिसकी भावना आहत होती है वही FIR कराता है ना, वही मुकदमा कराता है। अभी बीजेपी नेता है विजय बैंसला जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे पास ये सारे ट्वीट हैं उनके। उसके बाद में हर जगह जगह विपक्ष सेना उन्होंने कहा कि विजय बैंसला जी पर कार्रवाई करो, हर जगह विरोध किया कि कार्रवाई करो, हमारे अंदर रोष है। कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई क्योंकि वो नेता है और मैं एक आम स्टूडेंट, एक जवान का बेटा और एक किसान का बेटा। मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं था, मैं अपनी MBBS कर रहा और अपने विचार लिख रहा हूँ। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं और मैं खुद की मेहनत से वहां पे अपनी पढ़ाई कर रहा था। अभी इन्होंने मेरे को मुकदमों में फंसा के रख दिया। 3 महीने मेरे इस केस को हो चुके हैं। 3 महीने में ना तो अभी तक मेरा फोन मेरे को दिया गया है, मेरा फोन थाने में पड़ा है, मेरे खिलाफ 3 तारीख हो चुकी है, ना मेरी चार्जशीट पेश की जा रही है। अभी 20 तारीख को फिर कोर्ट में हेयरिंग है। 3 महीने बाद ना मेरा फोन मेरे को दिया जा रहा है, ना चार्जशीट पेश की जा रही है। आखिर क्या हो रहा है? या तो एक केस में कुछ और मिल नहीं रहा है क्योंकि कोर्ट में आएंगे तो केस या तो टिकेगा नहीं। तो इस तरह इस पूरे मैटर को ये घुमा रहे हैं। 3 महीने हो गए। मेरा बस यही कहना है कि आप जो भी है, अगर मैं गलत हूं तो कोर्ट बताएगा। अगर मेरी किसी ट्वीट से किसी की भावना आती है, आप कोर्ट में पेश तो करो कम से कम चार्जशीट। अगर ये इस मामले को लटकाना चाह रहे हैं, अभी मेरी MBBS कंप्लीट हुई है सर, मेरी अभी पढ़ाई MBBS फाइनल ईयर हो चुकी है। आर्मी से मैंने MBBS किया, आर्मी मेडिकल कॉलेज से। अभी साल भर बाद 6 महीने बाद मैं आर्मी में अपने कैप्टन के रैंक से कमीशन हो जाऊंगा इंटरव्यू देके। लेकिन जब तक ये अंडर ट्रायल रहेगा, ना मैं कोई अपनी सरकारी नौकरी कर सकता और ना मैं कहीं पोस्टेड हो सकता। तो मेरा यही निवेदन है कि आखिर मैंने क्या कहा था, आप मीडिया के साथी भी इस बात को चलाएं कि मेरे को डिफेम किया जा रहा है। मीडिया का सारा लेके और मेरे को डिफेम किया गया। भरतपुर भास्कर में और उनमें सब में बड़ा बड़ा निकलवाया गया कि अरविंद फौजदार ब्राह्मण समाज के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी। अगर ब्राह्मण समाज के खिलाफ अगर भावना आहत होती तो कोई ब्राह्मण भाई कराता ना FIR। जो FIR ब्राह्मण भाई यहाँ बोल के गए थे, जिसने FIR कराई है और जो एलिगेशन लगाए हैं जो ट्वीट में नहीं थे, उस आदमी के खिलाफ भी आप कोर्ट में जाएंगे, FIR कराएंगे? बिल्कुल। कोर्ट से बरी होने के बाद में या कोर्ट अपना जो भी फैसला सुनाता है, कोर्ट अपना जो भी डिसीजन देता है, उसके बाद में उक्त व्यक्ति के खिलाफ मैं कोर्ट का सहारा लूंगा कि उसने किसके इशारे पर कहा, क्योंकि उसने मेरी मानहानि का प्रयास किया, उसने मेरे को डिफेम करने की कोशिश की है। किसके इशारे पे की है, क्यों किया, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मामला अंडर ट्रायल है। लेकिन ये सिर्फ यहीं से नहीं हुआ, इसमें कुछ बड़े अधिकारी शामिल हैं जो कि खुद जातिवाद करते हैं। उनका जातिवाद को हमने एक्सपोज किया था, वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं। यही पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं जो खुद 1 नंबर के जातिवाद करते हैं, उसके हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है, मैं आपको बाद में दे भी दूंगा। उनको हमने एक्सपोज किया था कि फलाना अधिकारी भरतपुर के अंदर जातिवाद कर रहा है, विद एविडेंस, सारे एविडेंस हमारे पास उस अधिकारी के। उसको हमने एक्सपोज किया तो उसने मेरे को ब्लॉक करके और मेरे को उल्टा इसी चीज में फंसा दिया, जो चीज मैंने उसकी एक्सपोज की थी ना कि जातिवाद कर रहा है फलाना अधिकारी, उसने मेरे को उल्टा जातिवाद का तमका लगा दिया कि डॉक्टर अरविंद फौजदार जो कि डॉक्टर बनने जा रहा है, ही इज नॉट डिजर्विंग पर्सन, मतलब ये तो जातिवाद करता है, जो कि मेरे प्रोफेशनल के बिल्कुल एंटी है। एक डॉक्टर पे तुम इस तरह के लगा दो आरोप कि तो जातिवाद करता है। कौन अधिकारी है और क्या एलिगेशन रहता है? देखिए अभी मामला अंडर ट्रायल है तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। बाकी इसके बाद में कुछ डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, मैं वो आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ। 3 महीने बाद फिर दोबारा से, मतलब 3 महीने बाद आप सामने आए, मतलब क्या कारण है? जी, मैं 3 महीने तक बिल्कुल शांत इसलिए था क्योंकि मेरे को परीक्षाओं से पहले दिल्ली से उठा लिया पुलिस ने। परीक्षाओं से पहले रात को मेरे फाइनल ईयर की परीक्षाएं थी, परीक्षाओं से पहले भरतपुर पुलिस मेरे को दिल्ली से उठा लाई। तो मैंने 3 महीने बिल्कुल अपने पीछे खींच लिया क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरी डिग्री थी, मेरी पढ़ाई थी। मैंने कि पहले मैं अपनी MBBS कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद में मेरा जो भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ या मेरे को फंसाया जा रहा है, मैं मीडिया के सामने रखूंगा। इसलिए मैंने आज सबको आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप ही हो जो हमारी बात रख सकते हो। मीडिया ही है वो जो बता सकता है कि क्या सच था क्या झूठ था। उसके बाद में ये राजस्थान PCC, राजस्थान कांग्रेस या फिर हमारे
जाट कर्मचारी तो देखा आपने, सुना आपने, पूरा का पूरा जाट समाज अरविंद फौजदार के साथ आ खड़ा हुआ है। और भरतपुर में ये इतिहास गवाह है इसका कि जो जो क्रांति, जो जो लड़ाइयां भरतपुर से निकली हैं, वहां से पनपी हैं, उनका अंत दिल्ली को फतेह करने पर ही हुआ है। और ऐसा ही इस बार पूरी की पूरी जाट कौम ने भी सोच लिया है। महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप एक तरफ देखिए, पंचायत पर पंचायतें चल रही हैं। नरेश मीणा की वजह से मीणा समाज में रोष व्याप्त है, वो महापंचायतें कर रहे हैं। अब जाट समाज ने भी हल्ला बोल दिया है। तो सब तरफ से एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में फंसती जा रही है भजनलाल सरकार। और भजनलाल जी पर आफत तो इसलिए आन पड़ी है क्योंकि वो खुद भरतपुर से आते हैं। वहां के जाटों को अगर आप नाराज कर देंगे तो सुपड़ा साफ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा साहब। संभल जाइए, अभी भी वक्त है। जितनी भी चीजों को बनाने की कोशिश पूरे के पूरे प्रशासन, पूरे की पूरी सरकारें करती हैं, उसको ये चीजें बिगाड़ती जा रही हैं। और एक कहते हैं ना कि चेहरे पर नकाब ओढ़कर आप चल रहे थे और वो नकाब हटना अब शुरू होता जा रहा है। असली रंग, असली चेहरा इस तरह से बाहर आ रहा है। और ये कितना इफेक्ट इन पर डालकर जा रहा है, इसका अंदाजा भी आप अभी नहीं लगा पा रहे हैं। माफ कीजिएगा, यही वो कौम है, गुर्जर हो, मीणा हो, जाट हो, जो सरकारें बनाती भी हैं और सरकारों को हिला भी देती हैं, सिंहासन से उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। इसीलिए संभल जाइए, अभी भी वक्त है। इस मामले में एक प्रॉपर स्टैंड लीजिए और जिस तरीके से कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में आप किसी को अपने विचार अभिव्यक्त करने से नहीं रोक सकते। ये सीधे सीधे अधिकारों का हनन है और इसका खामियाजा कितनी बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा, ये तो आपको आने वाला वक्त जरूर बता देगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।